मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड टॉपिक को डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर जो था सॉलिड के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उनके कंपैरिजन को स्टडी किया। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स जो होते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं, उनके बारे में बात की हम लोगों ने। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को लास्ट लेक्चर का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपना टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कुछ स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम थी, खुशी का और दूसरे स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पर खुशी थी, पिंकू है, इन्होंने कमेंट किया कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये समझना है, अनुभूति का भी एक क्वेश्चन था, डिफेक्ट्स रिलेटेड है, बट अनुभूति का क्वेश्चन जो है डिफेक्ट्स वाले टॉपिक के अंदर हम क्लियर करेंगे और अनुभूति में आपको अलग से जो है उसका टॉपिक अभी क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर बाद में। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो था इसमें किस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसको हम लोगों ने क्लासिफाइड किस तरीके से किया है। ठीक है, तो पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे है अपने पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है ऑन द बेसिस ऑफ एट्रैक्शन फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर, या अपन ये कह रहे हैं कि एट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो किस बेस पे किया, एट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किस टाइप का एट्रैक्शन फोर्स है। तो इस बेसिस पे फर्स्ट अपने पास सॉलिड है आयनिक सॉलिड। ठीक है, अब देखो बच्चों, आयनिक सॉलिड के अंदर पहले से अपने पास क्लियर है आयनिक सॉलिड, इट मींस के अंदर आयंस होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि इस टाइप के जो सॉलिड्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे आयंस। अब बताओ आयंस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं आयंस। कैसा हो सकता है, एक तो होता है पॉजिटिव आयन कैटायन और दूसरा होता है नेगेटिव आयन एनायन। दिस वन इज कॉल्ड कैटायन एंड एनायन। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब जो आयनिक सॉलिड है उनके अंदर एट्रैक्शन फोर्स है, तो एट्रैक्शन फोर्स जो है वो किसके बीच में लगेगा, अपोजिट चार्ज के बीच में एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, जो एट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके बीच में होगा, आयंस के बीच में होगा। सिमिलर आयंस के बीच में हो नहीं सकता क्योंकि रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर जो अपोजिट आयंस हैं कैटायन और एनायन, इनके बीच में एट्रैक्शन फोर्स होगा, और यही जो एट्रैक्शन फोर्स है, एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास है आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होंगे। आयंस कौन सा हो सकता है, कैटायन एनायंस। तो बताओ यहाँ पर एट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स होगा, जो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया कि यहाँ पर आयंस के बीच में एट्रैक्शन फोर्स आयनिक बॉन्ड है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या अपन ये कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ होती है इसकी। तो उस केस के अंदर जो सॉलिड है उसका नेचर कैसा होगा,
सॉलिड होगा हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड नेचर का होता है सॉलिड, बट साथ में क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मीन्स क्या होता है कि थोड़ा सा फोर्स अपन अप्लाई करें तो जो क्रिस्टल होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन ब्रिटल। हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल क्यों है भाई? अब अपने पास पॉइंट आया कि ये जो सॉलिड है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, तो फिर ब्रिटल नेचर क्यों शो करता है? ब्रिटल नेचर का मतलब कि अगर क्रिस्टल के ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करें तो क्रिस्टल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। उसका रीजन क्या है? देखो रीजन यहीं पे अपने पास, अपन ने क्या कहा यहाँ पर कि अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसमें? आयनिक सॉलिड्स के अंदर। बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, अपने पास टॉपिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए एक बार में। देखो ये मेरे पास पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ ले लिया अपन सपोज नेगेटिव, क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो उसमें क्या होगा, अपोजिट चार्ज बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसका मतलब अगर जहां पॉजिटिव है वहां उसके सामने नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आएगा। तो ये अपने पास क्रिस्टल का अरेंजमेंट हो गया। अब मैंने क्या कहा, यहां से फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर लेयर शिफ्ट होता है तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव से रख दिया मैंने। और जैसे ये लेयर आगे शिफ्ट हो गई तो यहाँ तो क्या था, पॉजिटिव, यहाँ क्या था, नेगेटिव, फिर आ गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो अब जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया तो चेंज क्या हुआ, यहाँ पर लेयर आगे तरफ शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होते ही यहाँ पर क्या होगा, सेम चार्ज एक दूसरे के पास आ गए। और जब सेम चार्ज एक दूसरे के पास होता है तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होता है, धक्का मुक्की होती है, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो यहाँ पर जो रिपल्शन फोर्स होता है उस रिपल्शन फोर्स के कारण ये जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, बिखर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हार्ड और ब्रिटल नेचर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, बट फिर भी हार्ड होता है, और हार्ड तो होगा ही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ इसलिए, लेकिन ब्रिटल नेचर शो करता है। यानी फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन से पॉइंट आ गया? फर्स्ट पॉइंट आ गया अपने पास पार्टिकल कैसा है, सेकंड पॉइंट आ गया अपने पास बॉन्ड कैसा है, थर्ड आ गया अपने पास नेचर कैसा है। फोर्थ पॉइंट की बात करें अपन कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी अगर देखें अपन, कंडक्टिविटी की बात करनी है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, कि ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखो जो कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है अपने पास मेटेलिक और सेकंड होता है अपने पास आयनिक कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टिविटी किसमें होता है, किस रीजन से होता है? मेटेलिक कंडक्टिविटी होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल, इसको कहेंगे अपन मेटेलिक कंडक्टर्स। और आयनिक कंडक्टिविटी क्या होता है, ड्यू टू फ्री आयंस इन क्रिस्टल। अगर क्रिस्टल में आयंस फ्रीली मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, आयनिक कंडक्टर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है नहीं, आयंस हैं वो भी फ्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। तो उस केस के अंदर अगर क्रिस्टल हार्ड है, यानी सॉलिड स्टेट की बात करें, अगर क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा, ठीक है। अगर क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में है तो ये कैसा शो करेगा नेचर, इंसुलेटर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि कोई फ्री आयन प्रेजेंट ही नहीं है। बट इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, यहां पर क्या होगा, फ्री आयंस होंगे, और फ्री आयंस होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अपने पास पॉइंट क्या आया कि सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि उनमें कोई फ्री आयन नहीं होता है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है।
बट मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, उनके बीच के बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और आयंस फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रीली मूव करता है, इसलिए ये जो अपने पास स्टेट है, जो लिक्विड या मोल्टन स्टेट है, इसमें ये कंडक्टिविटी शो करेगा, मींस कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए। क्या पॉइंट्स आ गए अपने पास? पार्टिकल्स आयंस है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, हार्ड ऑर्बिटल नेचर है, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, मोल्टन स्टेट के अंदर कंडक्टर है। ठीक है, तो ये आयनिक सॉलिड के कुछ पॉइंट्स आ गए। अब पॉइंट आया कि इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भाई कि सपोज ये बोला कि कोई कंपाउंड ए है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ए है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ए जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर जब वो हार्ड होता है, जब वो सॉलिड होता है तो उस केस में इंसुलेटर है, बट जैसे मोल्टन स्टेट में आता है तो वो कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। उसका रीजन क्या है, या अपने यहाँ से किस टाइप का क्रिस्टल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, किस टाइप का क्रिस्टल है, आयनिक सॉलिड्स है, आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में ही ये प्रॉपर्टी होता है, ये नेचर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि भैया आयनिक सॉलिड कौन सा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सपोज करो कुछ लिखे, ये लिखा मैंने। अब देखो यहां पर ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि आयनिक क्रिस्टल कौन सा है। तो देखो आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन होता है, ये हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया है, कैटायन और एनायन होगा। तो जिस कंपाउंड के अंदर कैटायन और एनायन दो पार्ट होता है, जिस कंपाउंड के अंदर कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो पार्ट में होता है, जिसमें आप लोगों को पता है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो कैटायन के फॉर्म में और सेकंड पार्ट एनायन के फॉर्म में है, तो ऐसे सॉलिड्स क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं उनका नेम भी दो पार्ट में आता है। ठीक है, दो पार्ट है, ऐसे तो खैर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनका नेम अपन दो पार्ट में सकते हैं या उनके पीछे ब्रेक दे सकते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स का नाम लिखना अपने को। बट आयनिक सॉलिड के केस में हमेशा ध्यान रखना, कैटायन और एनायन बहुत क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, और दोनों का नाम जो होता है सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर आया मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड क्या है, NaCl। अपन ने क्या कहा, NaCl। तो Na क्या है, सोडियम। सोडियम पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव। Cl कौन चार्ज होता है, नेगेटिव। तो किस टाइप का सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। नेम पे लिखते हैं पहले सोडियम देन क्लोराइड, सोडियम देन क्लोराइड। इट मींस अपने पास यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। सेकंड कंपाउंड लिखा मैंने अमोनियम देन कार्बोनेट, ओनियम। ओनियम आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है मेरे पास, आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आ रहा है। देन सिलिकॉन, सिंपल कंपाउंड है, एक वर्ड बोला सिलिकॉन, यहाँ पर कोई आयंस नहीं है। P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कंप्लीट नेम बोला है अपन ने। यहाँ पर फास्फोरस जो है नॉन मेटल्स होता है, हम लोगों को पता है, पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आता है पी ब्लॉक के अंदर, तो नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, तो ये भी अपने पास आयनिक नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन नॉन मेटल है, Cl नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के अंदर कभी भी आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। नॉन मेटल और मेटल के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। सिल्वर कॉपर दोनों मेटल्स हैं। नेक्स्ट आ गया सोडियम सल्फेट, नेम क्या आया, सोडियम देन सल्फेट। सोडियम मेटल है, एल्काइली मेटल्स होता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, तो ये भी क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पर अपने पास जो ग्रुप दिए हुए होते हैं वहां पर अपन आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सेपरेट आउट करते हैं। ये हम लोगों को देखना है इसके अंदर आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट अपने पास क्लासिफिकेशन आयनिक सॉलिड। सेकंड जो अपने पास टॉपिक है इसके अंदर क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सेकंड पार्ट डिवाइड किया, दैट्स कॉल्ड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, अगर कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट वही आएगा अपने पास, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बताइए अगर अपन बात करें कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन बोले तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या कहते हैं अपन कि टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट।
दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स यहां पर अपन ने डेफिनेशन में क्या कहा कि दो एटम हैं, वो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहे हैं और एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप का जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन में मैंने क्या बोला कि दो एटम बोले अपन ने, टू एटम्स, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, एटम्स के फॉर्म में होता है। फर्स्ट पॉइंट, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का टाइप क्या हो गया अपने पास, कि यहां पर बॉन्ड का टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड किस टाइप का है, कोवेलेंट बॉन्ड है अपने पास। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं और जितना शेयरिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनमें बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया पार्टिकल एटम है, सेकंड बॉन्डिंग हो गया कोवेलेंट बॉन्ड है। थर्ड पॉइंट को अगर अपन डिस्कस करें तो थर्ड बॉन्ड क्या है कि नेचर ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली आयनिक सॉलिड से कम होता है। स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखें तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए नॉर्मली ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जनरली कैसा होता है ये कंपाउंड, जैसे जनरली ये सॉलिड्स किस टाइप के होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। जनरली दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, बट एक्सेप्शन केस है यहां पर, और जो एक्सेप्शन केस है वो एक्सेप्शन केस क्या है अपने पास, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, ये जो अपने पास कुछ क्रिस्टल्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्रिस्टल का नेचर कैसा है, सॉफ्ट नेचर होता है, बट कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड नेचर शो करते हैं। एक्सेप्शन केस है डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। रीजन क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कंटिन्यू एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते रहते हैं, बाइंड अप होते रहते हैं और एक हैवी मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स द रीजन दैट दीज सॉलिड्स बिहेव एज ए हार्ड नेचर। ठीक है, तो डायमंड जो होता है वो कटिंग मटेरियल के फॉर्म में आता है, कटिंग टूल्स है उसमें हम इसको यूज में लेते हैं। और कटिंग टूल्स के फॉर्म में यूज में क्यों ले रहे हैं अपन, रॉक्स जो होती हैं उनको कटिंग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हम कटिंग टूल्स के अंदर डायमंड यूज में लेते हैं। उसका रीजन क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट सॉलिड है, बट हार्ड नेचर होता है। तो ये एक्सेप्शन केस है नेटवर्क सॉलिड का। जनरली जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रेंथ कम होता है, बट ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये एक्सेप्शन केस हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है और कटिंग टूल्स के फॉर्म में इनको हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी, जितने भी अपने पास कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो नॉर्मली सभी के सभी जो होते हैं वो क्या होंगे, इंसुलेटर होते हैं, नॉर्मली इंसुलेटर है। बट यहां भी अपने पास एक्सेप्शन केस है, और एक्सेप्शन केस क्या है अपने पास, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्सेप्शन केस है। ग्रेफाइट में कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है उसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसका हेक्सागोनल शेप होता है। यहाँ पर जितने भी कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बट फोर्थ पोजीशन पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ग्रेफाइट जो है वो किस टाइप का कंडक्टर है, वो है मेटेलिक कंडक्टर है। रीजन क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रेफाइट में आयंस नहीं है, ग्रेफाइट में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रेफाइट मेटेलिक कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड जो है उसके पॉइंट्स नोट किए। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर पार्टिकल एटम्स के फॉर्म में होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बट आयनिक कंपैरिजन में वीकर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसके, नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड सिलिकॉन जो है ये हार्ड नेचर होते हैं, कटिंग टूल्स में यूज में आते हैं, और नॉर्मली इंसुलेटर होते हैं, बट ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है। तो ये हम लोगों के पास साथ में एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड के। थर्ड जो अपने पास सॉलिड है
दैट्स कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड। और मेटेलिक सॉलिड जो है सबसे डिफरेंट सॉलिड होता है और अच्छा सॉलिड है, इंपॉर्टेंट सॉलिड है। सबसे पहले मेटेलिक सॉलिड्स होता क्या है? मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं उसमें मेटल्स एटम्स जो होते हैं, मेटल क्रिस्टल जो है, उस मेटल क्रिस्टल में मेटल एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है मेटल एटम्स के बीच में, दैट्स कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेटेलिक बॉन्ड का नेचर कैसा है। मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन बोल दिया आप लोगों ने कि मेटेलिक क्रिस्टल है, उसमें मेटल्स एटम्स जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है जिससे वो एक दूसरे से बाइंड अप रहते हैं, दैट्स कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। बट क्वेश्चन अपने पास सेम वही है कि यहाँ पर बाइंड अप या अट्रैक्शन फोर्स जो था वो था किस टाइप का। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग थ्योरम दिया। तो फर्स्ट जो अपने पास मेटेलिक थ्योरी के लिए जो थ्योरी थी वो था अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट क्या बोल रहा है अपने पास कि यहाँ पर जो मेटल्स होता है, मेटल्स के अंदर नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है तो क्या बनेगा? मेटल, कैटायन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर ये जो मेटल्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटल कैटायन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है? मेटल कैटायंस है। अब यहां पर जो ये मेटल कैटायंस है, इन मेटल कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। ड्रूडे और लॉरेंज, साइंटिस्ट का नेम क्या है? ड्रूडे एंड लॉरेंज। तो ड्रूडे और लॉरेंज जो है उन्होंने एक कंसेप्ट दिया फ्री इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या था अपने पास कि इलेक्ट्रॉन सी के अंदर, इलेक्ट्रॉन रिवर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन सी के फॉर्म में फ्लो करता रहता है अपने पास। तो इलेक्ट्रॉन रिवर के अंदर मेटल आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन और मेटल आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट्स कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो यहां पर अपने पास जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या हुआ जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, वो पार्टिकल्स कौन से हैं? तो यहाँ पर पार्टिकल आयन नहीं है केवल, यहाँ पार्टिकल एटम्स नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स है मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर अपने पास क्या है? कांस्टेंट पार्टिकल्स है। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का नेचर कैसा है? तो हमने कह दिया कि यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड हो रहा है और मेटेलिक बॉन्ड का मतलब क्या है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट अपने पास क्या आया कि यहाँ पर जो नेचर है वो कैसा होता है? तो मेटेलिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमेशा हार्ड होते हैं, टेंसाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं। ठीक है, हार्ड होगा, टेंसाइल नेचर होगा, मैलेबल होगा। मतलब क्या है अपने पास यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है अपने पास कि दो सॉलिड है अपने पास ए और बी। ए सॉलिड जो है वो ए और बी दोनों सॉलिड जो होते हैं उनका नेचर हार्ड है, बट सॉलिड ए जो होता है उसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बट सॉलिड बी जो होता है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी कौन से क्रिस्टल्स हो गए? एक हो गया अपने पास आयनिक और दूसरा कैसा हो गया? मेटेलिक। क्योंकि आयनिक जो होता है उसका ब्रिटल नेचर है, फोर्स अप्लाई करेंगे ब्रेक हो जाएगा, बट मेटेलिक जो होता है वो हार्ड, टेंसाइल, मैलेबल होता है। मतलब जो चोट करते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको सहन कर सकता है अपने पास, इसलिए अपन कहते हैं इसको कि टेंसाइल और मैलेबल होता है। सो मेटेलिक क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका हार्ड नेचर होता है, टेंसाइल होता है, मैलेबल होते हैं। और जो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है जो इसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये अपने पास है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को डिस्कस करें तो कंडक्टिविटी में क्या आएगा? जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा ऑलवेज कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनके पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। और मेटल्स कौन से हैं? मेटल्स अपने पास है लाइक सिल्वर, कॉपर, सीजियम, रुबिडियम, जितने भी मेटल्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आता है। तो मेटेलिक सॉलिड्स की बात होगी अपने पास कि मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, हार्ड टेंसाइल नेचर होता है, मैलेबल होते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं।
और लास्ट जो अपने पास क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अपने पास को अगेन अपन डिवाइड करते हैं। इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेम में क्या आया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेम में आ रहा है मॉलिक्यूल्स। इट मींस यहाँ पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल कैसे होंगे? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। अब सेकंड पॉइंट है अपने पास कि अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर 3 टाइप्स का अट्रैक्शन फोर्स है। फर्स्ट लंडन फोर्स, सेकंड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही अपने पास जो बेसिस है, इन 3 जो अलग अलग अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, अगर लंडन फोर्स है देन इट्स कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है देन इट्स कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है देन इट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहां पर अपने पास जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बेसिस पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड को अगेन डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। लंडन फोर्स क्या होता है हम लोग 11th के अंदर स्टेट ऑफ मैटर के अंदर अपन डिस्कस किया है। लंडन फोर्स सबसे वीक टाइप का वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है। वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है लंडन फोर्स। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो न्यूट्रल पार्टिकल, इसमें कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, उसमें किसी भी रीजन से कोई भी फैक्टर अप्लाई करने के कारण क्या होता है वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो डाइपोल है इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये इंड्यूस्ड डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलते हैं। और ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये अदर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करता है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है दैट्स कॉल्ड लंडन फोर्स। तो अभी हम लोगों को ध्यान रखना है कि लंडन फोर्स सबसे वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और किसमें होगा? जिसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर लंडन फोर्स होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें अपन, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल क्या हो गया? मैंने कहा कि ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस सब नॉन पोलर होते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉलिड CO2, सॉलिड I2, ये सब के सब क्या है? जिनके अंदर कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो ये सब के सब क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैटेगरी में आ गया। सेकंड अपने पास है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, उसके बेसिस पे बनेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? 2 डाइपोल होते हैं, उनके अपोजिट चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट्स कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? SO2, SO3, HBr, ये सब के सब क्या है अपने पास? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है। थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। एग्जांपल हम लोगों ने नोट किया, अमोनिया हो सकता है, H2 हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो नॉर्मली जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इन सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। सब के सब क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो सब के सब सॉफ्ट होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अब पॉइंट आया कि साहब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। देखो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन का ये, जिसमें अपने पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे देंगे और उसमें से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। मैंने आयनिक सॉलिड को आइडेंटिफाई कर लिया था, अब आइडेंटिफाई करना है कोवैलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर को। तो देखो यहाँ पर सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितना होता है? 4 वैलेंसी होती है सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन अदर 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है और नेटवर्क सॉलिड बनाता है। इसका मतलब सिलिकॉन जो है वो क्या हो गया? कोवैलेंट सॉलिड हो गया। P4O10 ऑलरेडी मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, और मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो यहाँ पर जो अपने पास बॉन्डिंग होगा
वो अपने पास वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होगा P4O10 मॉलिक्यूल्स के बीच में। इट मींस ये अपने पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे कौन सा हो सकता है अपने पास? P4O10 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। कैसा? नॉन पोलर बोल सकते हैं इसको। CCl4 है, ये अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्योंकि कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। सिल्वर और कॉपर की बात करें, दोनों क्या हैं? मेटल्स हैं, तो इसको बोलते हैं अपन मेटेलिक सॉलिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास जो एग्जांपल्स हैं वो अपने पास इस टाइप के पूछ सकता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं एग्जाम्स के अंदर और फिर पूछा जाता है कि इनमें से अपने को कुछ भी एक स्पेसिफिक क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करना है। 2017 या 18 के अंदर क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर किस टाइप का जो है वो सॉलिड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस टाइप का सॉलिड होगा अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर होगा, पता है आप लोगों को, क्योंकि हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन एक बार ये आया था, कुछ कंपाउंड्स दे दिया, फिर उसमें कहा कि इनमें से आइडेंटिफाई करना है अपने कि कौन कौन से इसमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो हम लोगों को डिफाइन करना होता है, उसमें सेलेक्ट करना होता है, उसे सर्च करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। सॉलिड्स का दे दिया, उसके बाद अपने से पूछ लें कि इनमें से कौन सा किस टाइप का सॉलिड है। दूसरा हम लोगों ने कंपैरिजन स्टडी के बारे में बात कर सकते हैं कि ये पूछ लिया 2 क्रिस्टल है, उसमें एक का नेचर ऐसा है, एक का नेचर ऐसा है, तो किस टाइप का क्रिस्टल में लिखेंगे आप उसको। तो ये हम लोगों के पास है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, साथ साथ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वैसे तो आपके सबके पास नोट्स हैं ही, फिर भी अगर ऐसा लगा हो कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि कौन कौन से अपने पास प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं अपने पास, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो हम लोगों ने लिखा है कि क्वेश्चंस का टाइप है, तो फर्स्ट मैंने बता दिया आप लोगों को सेलेक्ट करना है। एक बार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या था अपने पास, कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ था SO2 I2 CO2 एंड NH3। और क्वेश्चन क्या था कि ये जो अपने पास सॉलिड्स हैं इनमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, किसको? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड्स आर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखो जो अपन ने एग्जांपल लिखा, जो थ्योरी लिखा, उसके बेसिस पे अपन ने क्या कहा, ये तो साहब हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये अपने पास नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर और पोलर में क्या है? SO2 है। बट यहाँ पर तुम लोगों को साथ में क्या देखना था, इसकी मार्किंग देखनी थी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आया था बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और इसके साथ मार्किंग लिखा होता 1/2 + 1/2। इट मींस यहाँ पर अपने को 2 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। ये दोनों नॉन पोलर है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसमें भी क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मींस जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है वो भी कैसा हो सकता है? पोलर नेचर हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर लिखना था वो अपने को लिखता है SO2 एंड NH3 1/2 + 1/2। ये इसकी मार्किंग थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन कैसा आता है, 2017 के पेपर में आया था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन पोलर सॉलिड्स होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास बोर्ड एग्जाम में ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन पे आया हुआ है, कंपाउंड A जो होता है वो इस टाइप का है, इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, सॉलिड होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो क्या होगा? हार्ड नेचर होता है, ब्रिटल होता है, तो आयनिक सॉलिड हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से। अब ऐश्वर्या का कल मैसेज था, उसके अंदर उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ डाउट्स थे, जो उसके लास्ट जो अपना टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स थे। आई थिंक शायद उसने जो डाउट्स थे वो NCERT के जो क्वेश्चन थे या बुक के अंदर जो बैक साइड क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड उसके कुछ डाउट्स थे। उसमें एक क्वेश्चन था कि अपने पास क्वार्ट्स और ग्लास जो होते हैं, जितने भी टाइप के ग्लास होते हैं वो सबके सब नॉन क्रिस्टलाइन टाइप के क्यों होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये था। तो जितने भी ग्लास हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन टाइप्स के होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ग्लास जो होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं है, उसमें पार्टिकल का कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए उसे हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखो ये जब पॉइंट आया उस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि आप लोगों ने देखा होगा
कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर प्रिकॉशन लिखा होता है, क्वेश्चन लिखा होता है कि बिल्डिंग के नीचे खड़ा नहीं होना है। उसका रीजन क्या होता है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो ग्लास होता है, ये जो ग्लास था वो स्टार्टिंग में ऊपर से काफी थिक रखते थे और बॉटम से जो होता है वो थिन होता था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि ग्लास जो होता है वो क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनके बीच का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत, क्योंकि इनका मूवमेंट बहुत स्लो मूवमेंट होता है, इसलिए बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। बट पार्टिकल धीरे 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 नीचे की तरफ मूव करते हैं, काफी टाइम होता है, 50-100 साल हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर, इतने टाइम्स के अंदर, लगभग 100 ईयर्स, 50 to 100 ईयर्स के बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है नीचे मूव कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, ऊपर की जो थिकनेस थी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ से ग्लास जो होता है वो लूज हो जाता है, और ग्लास लूज हो जाएगा तो थोड़ा सा हवा या कुछ और भी लगा, धक्का लगा, तो ग्लास नीचे गिरने का डर होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा होता है क्वेश्चंस के अंदर कि पुरानी बिल्डिंग जहाँ भी होती है वहां पर ग्लास लगे हुए हैं तो उनसे दूर रहना है, उनके पास खड़ा नहीं होना है। ठीक है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, फ्लोइंग मूवमेंट होता है इसके अंदर, इसलिए कांच जो होते हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो था वो क्लियर हो गया है। अब इसके अंदर देखो, एक क्वेश्चन और था कि क्वार्ट्ज और ग्लास दोनों का फॉर्मेशन सिलिका से होता है, SiO2 से होता है। ठीक है, बट क्वार्ट्ज जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास जो होता है वो क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। क्वार्ट्ज को अपन ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्वार्ट्ज जो होता है उसको हीट किया, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, हीट करते क्या होगा, वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, और मोल्टन स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको इमीडिएटली अपन कूल कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले देखो अरेंजमेंट क्या था, फिक्स अरेंजमेंट था, मैंने इसको हीट किया, मोल्टन स्टेट में लेके आया, तो मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे तो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया और ये लिक्विड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है। और जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो उस केस में पार्टिकल जो है उनका मूवमेंट चेंज हो गया। ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज हो गई क्योंकि मोल्टन स्टेट में आ गया। और अब मैंने इसको मोल्टन स्टेट में एकदम से क्या कर दिया, कूल कर दिया, बहुत जल्दी ठंडा कर दिया, तो जो पार्टिकल जहां था वो पार्टिकल वहीं रह गया। तो अब क्या इसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए अपने पास जो क्वार्ट्ज है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कांच जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी था, ऐश्वर्या ने क्वेश्चन भी पूछा था, और भी शायद 1-2 क्वेश्चन थे। अब देखो अपने पास जब कांच की बात चल रही है, ग्लास की बात चल रही है, तो हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। क्या आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि व्हीकल के ऊपर जो साइड मिरर लगा होता है, आपके पेरेंट्स के पास बहुत पुराना कोई व्हीकल हो जिसको 15-20 साल हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं, तो उसके अंदर अगर ग्लास जो है, साइड ग्लास जो है, मिरर जो होता है, उसको अगर चेंज नहीं किया हुआ हो, या अगर घर में भी कोई ऐसा ग्लास हो जिसको अपन ने काफ़ी टाइम से यूज में ले रहे हैं, 20-25 साल हो गए, तो आप देखना उसके नीचे पॉइंट्स पे या किनारों के ऊपर वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। स्पॉट्स बनने का रीजन क्या है, उसमें जो टर्बिडिटी आ रहा है, जो स्पॉट्स बन रहा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इतने लंबे टाइम में कंटिन्यू बार बार जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लो होता है, हाई होता है, लो होता है, तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, और उन पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो होता है वहाँ पर इस तरह के डेविएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि उसके अंदर इस तरह की टर्बिडिटी जो होती है वो अराइज हो जाता है। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आप लोगों को बार बार ये कहना है कि वाइट टर्बिडिटी का रीजन क्या है, कि टेम्परेचर चेंज होता है तो वो बार बार फ्लो करता है, फिर फ्रीज होता है, तो इस कारण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज में जो है वेरिएशंस आ जाते हैं और उसके अंदर टर्बिडिटी अराइज हो जाता है, वाइटनेस आ जाती है। ठीक है, जो ग्लास होता है उसमें क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नॉन क्रिस्टलाइन है, उसमें क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज आने लग जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत शॉर्ट प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए वहां पर क्या होता है, टर्बिडिटी अराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछा था, उसका आप लोगों ने आंसर दिया है। अनुभूति के क्वेश्चंस जो थे वो डिफेक्ट से रिलेटेड थे, तो अनुभूति आपको बता देते हैं हम डिफेक्ट्स के अंदर, वैसे टॉपिक आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे। आपने कहा पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट जो होता है दोनों डिफरेंट होता है, अगर बुक में लिखा हुआ है सेम है तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स दोनों डिफेक्ट्स के ही टाइप्स होते हैं, बट दोनों अलग है। पॉइंट डिफेक्ट्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, अपने पास
कि स्पेस के अंदर बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक लैटिस पॉइंट की बात करते हैं कि स्पेस में लैटिस पॉइंट से अगर पार्टिकल रिमूव हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट जो होता है वो हमेशा एक लीनियर वे में होता है, और लीनियर अरेंजमेंट जो होता है उसी के अंदर जो अगर डेविएशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं अपन लीनियर डिफेक्ट्स। तो अगर अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि लीनियर और पॉइंट डिफेक्ट सेम है तो वो रॉन्ग है, ठीक है। दोनों डिफेक्ट के टाइप हैं बट उनका तरीका अलग अलग है, ठीक है। लीनियर में केवल लीनियर वे के अंदर डेविएशन होता है, स्पेस के अंदर अगर हो रहा है तो उसको अपन पॉइंट डिफेक्ट्स कैटेगरी में देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के डाउट जो है वो मेरे हिसाब से शायद क्लियर हो गए होंगे। जितने क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था मेरे से वो मैंने क्लियर कर दिया है। आई थिंक जो है तुम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आगे इन चीज़ों को पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है, और कोई डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या आगे कोई टॉपिक रिलेटेड तो मेरे को मैसेज करके या कमेंट करके मेरे को बता देना है। तब तक आप लोग इनको पढ़िए और लर्न कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।